हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका आज 13th लेसन कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आज हम ये लेसन देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और जो दूंगा मैं इसमें जो होमवर्क आपको मिलेगा उसको भी आपने कंप्लीट करना है। अब कार्बन is the element which is available abundantly in the nature and occurs in free as well as in the combined state। कार्बन एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हम नाम जैसे लेते हैं वैसे ही कार्बन वो एलिमेंट है। एक तो वो एक तो फ्री स्टेट में मिलेगा या तो फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। ये चैप्टर में हम कार्बन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जिसका सिंबल है सी। एटॉमिक नंबर 6 है इसका। एटॉमिक मास यानी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 6 का डबल 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 4 और वैलेंसी है उसकी 4। ओके, तो इसमें एक चार्ट देकर है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, जैसे आयरन का नेल हो गया, जैसे गोल्ड की चेन हो गई, रिंग हो गई, तो ये हो गए मेटेलिक ऑब्जेक्ट। अर्थन और ग्लास ऑब्जेक्ट जैसे कि पॉट, जैसे कि कप, ये हो गए। और अदर ऑब्जेक्ट इनको छोड़कर जो भी है, पेज, पेपर, पेंसिल, पेन जो होगा हो, तो पेन तो प्लास्टिक में आएगा। मेटेलिक ऑब्जेक्ट और अर्थन और ग्लास ऑब्जेक्ट इनको छोड़कर जितने भी सब्सटेंस है, ऑल द ऑब्जेक्ट कंटेन्स कार्बन इन एनी और सम और मोर अमाउंट। कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप में, कुछ ना कुछ अलग अलग अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, कार्बन ये देखने को मिल ही जाएगा। तो ये उसकी एक स्पेशलिटी है कि इतना अबंडेंट एलिमेंट है, इसलिए हर एलिमेंट, हर सब्सटेंस का कंपोनेंट ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब कार्बन रहेगा ही। सो कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड डायरेक्टली प्लांट से कि एनिमल से, या तो फिर इनडायरेक्टली भी प्लांट से और एनिमल से अगर मिलता होगा तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड ये मिनरल से मिलता है, जो एनिमल या तो प्लांट से नहीं मिलता, जो मिनरल से मिलेगा उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जो भी प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है उसमें कार्बन प्रेजेंट ही है, जैसे कि सेल्यूलर डीएनए, आरएनए, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बच्चों में लेकर जाते हैं, उसमें सब में ही कार्बन प्रेजेंट है। तो इतना उसका इंपॉर्टेंस है और इतना इजीली फाउंडेबल है। उसके बाद है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन मिलता कैसे है? सो द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल। कार्बो नाम का एक लैटिन वर्ड था और उसका मीनिंग है कोल, तो उससे ही कार्बन का नाम पड़ा। कार्बन ये नेचर में फ्री या तो कंपाउंड स्टेट में मिलता है। कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड ग्राफाइट ये उसका फ्री स्टेट है। और कंबाइंड स्टेट में तो वो कहाँ पे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट में, मार्बल में, कैलामाइन में, फॉसिल फ्यूल के अंदर जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स में भी मिलता है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स में। नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, ये सभी में क्या मिलेगा? कार्बन आपको मिलना ही है। अब कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली है एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। सो एलोट्रोपी मतलब क्या, वो भी पता होना चाहिए हमें। सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स है नेचर के अंदर जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन भी, ये एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम आर द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट। ये जो अलग अलग फॉर्म है, सपोज सल्फर, इसके जो अलग अलग टाइप है, सपोज कार्बन, इसके अलग अलग टाइप है, फॉस्फोरस, इसके अलग अलग फॉर्म है, तो ये इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, ये सेम रहती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट रहती है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं। और कार्बन की तरह ही सल्फर और फॉस्फोरस भी एलोट्रोपी दिखाते हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। सबसे पहला है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी कार्बन के अलग अलग टाइप है। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है? एक रेगुलर और डेफिनेट अरेंजमेंट रहती है एटम की, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल बनता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सर्फेसेस। उनको एक परफेक्ट डेफिनेट शेप रहता है, जियोमेट्रिकल शेप। उनके एजेस बहुत शार्प रहते हैं। ये देखो, ये चुभ सकते हैं हमें, पर उसके प्लेन जो है, जो सर्फेसेस है, वो बहुत प्लेन रहते हैं, यानी ये चिकने चिकने रहते हैं। तो इसके 3 टाइप है, 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के। फर्स्ट है उसका डायमंड। डायमंड आर फाउंड इन इंडिया, मेनली इन गोलकोंडा कर्नाटक में और पन्ना मध्य प्रदेश में। इंडिया में गोलकोंडा और पन्ना में मिलते हैं। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया और अमेरिका में भी डायमंड में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट रहता है, किसके थ्रू? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। Therefore, diamond has a tetragonal 3-dimensional structure which makes it very hard. इसलिए इसको कौन सा जियोमेट्रिकल शेप मिलता है? टेट्रागोनल 3-dimensional स्ट्रक्चर। ओके, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ब्रिलियंट और प्योर जो डायमंड होगा वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस है। वेयर डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर डायमंड को आपने 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, ऑक्सीजन का अच्छा सा सप्लाई दिया उसको, तो क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन अवे, CO2 ये उसमें से निकल जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट्स बिसाइड CO2 इज फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बचता नहीं है, कोई भी तरह की राख बचेगी नहीं। डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट में डायमंड डिजॉल्व नहीं होता। सॉल्वेंट यानी कि जो केमिकल, ऐसे लिक्विड्स जिसके अंदर हर चीज़ डिजॉल्व हो सकती है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, वाटर, बट डायमंड में ये डिजॉल्व होते नहीं, यानी डायमंड इसमें डिजॉल्व होता नहीं। 6th है, एसिड्स बेसेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। डायमंड पे एसिड बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर गलती से एसिड भी गिर गया तो वो जलेगा नहीं। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इसकी वैलेंसी ये 4 के कार्बन के साथ ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको क्या जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं बचा है। इसलिए क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगा? इसलिए डायमंड ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं? डायमंड्स आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। ग्लास कटिंग में, रॉक ड्रिलिंग में हेल्प करता है डायमंड। डायमंड्स आर यूज इन ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बोल के हम यूज़ करते हैं। डायमंड नाइव्स आर यूज इन द आई सर्जरी। आइज़ के सर्जरी में डायमंड्स के नाइव्स यानी उसके चाकू यूज़ करते हैं। डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। डायमंड का जो डस्ट रहता है उससे दूसरे डायमंड्स को पॉलिश करने में हेल्प होती है। डायमंड इज़ यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट होते हैं उसके विंडोज़ ये डायमंड से कवर किए जाते हैं, क्योंकि डायमंड वो रेडिएशन को क्या कर लेता है? रिफ्लेक्ट कर देता है और सैटेलाइट उससे बच सकता है। उसके बाद सेकंड एलोट्रॉप है क्रिस्टलाइन नेचर में डायमंड का, कार्बन का, जो कि है ग्राफाइट। ग्राफाइट इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। ग्राफाइट ये रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया में नेचुरल स्टेट में मिलता है। द लीड यूज इन द पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग ग्राफाइट विथ क्ले। जो हमारे पेंसिल में जो लीड यूज हो रही है, जो पेंसिल का पॉइंट है, वो पेंसिल का पॉइंट, उसमें क्या यूज़ की गई है? ग्राफाइट यूज़ की गई है। सो ये पेंसिल के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? ग्राफाइट है, बट ये पूरा ग्राफाइट नहीं है, इसके अंदर क्ले भी है, मिट्टी भी है कुछ अमाउंट में। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय निकोलस जैक्स क्वांटे इन 1795। निकोलस जैक्स क्वांटे ने 1795 में पेंसिल का इन्वेंट किया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एवरी कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होगा, जैसे कि ये देखो 1 2 और ये है 3। इसका मतलब इसमें एक वैलेंसी अभी भी खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, है क्या नहीं? एंड हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। इसलिए ऊपर हेक्सागोन, फिर नीचे लेयर, फिर से हेक्सागोन, फिर लेयर, फिर हेक्सागोन, यानी हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होती है। और ग्राफाइट क्रिस्टल इज मेड ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। जो ग्राफाइट का क्रिस्टल है ये अलग अलग शीट से और लेयर से बना है कार्बन एटम के। दिस लेयर स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो ये लेयर क्या होंगी? एक मेक पर सरकती है, और इसके लिए ही तो राइटिंग पॉसिबल होती है। और हर लेयर को, ग्राफाइट की जो हर लेयर है उसको ग्राफीन कहा जाता है, यानी ये लेयर क्या है? ग्राफीन। ये लेयर क्या है? ग्राफाइन। और ऐसे ग्राफीन के लेयर्स आकर ग्राफाइट बनता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। थोड़ा सा जूम करके भी बता देता हूँ मैं कि ये देखो लेयर दिख रही है, छोटे छोटे लेयर्स। तो ये लेयर्स एक मेक पर स्लिप होते हैं। ओके, तो ये लेयर भी अगर बताया जाए तो ये लेयर भी बहुत बड़े हो गए उनके हिसाब से, उससे भी छोटे छोटे लेयर्स प्रेजेंट है, बट हम उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं ना। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट देकर है कि पेंसिल के दोनों भी पॉइंट को पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल ज्वाइंट करो तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि ग्राफाइट ये गुड कंडक्टर है। वो कैसे, वो देखेंगे, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट में आ जाएगा वो। ग्राफाइट फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। जो नेचर में ग्राफाइट मिलता है ना, वो ब्लैक कलर का है, वो बहुत ही सॉफ्ट है और ब्रिटल है, यानी इजीली टूट सकता है, और स्लीपर, ये चिकना चिकना है।
Inside each layer of graphite, free electrons move continuously within the entire layer. That is why graphite is a good conductor of electricity. एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है, इसके लिए उसको हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर मिली है, बट कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा. दैट्स वाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर सकता है ये. ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर. इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से क्या कर सकते हैं हम, इसको राइटिंग कर सकते हैं इसके हेल्प से. वो लेयर सरकते सरकते जाएंगी और वो चिपक जाएंगी पेज को, और फिर लिखने वाला जो लिखे हमने वो दिखेगा. द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राफाइट की डेंसिटी डायमंड से तो बहुत कम है. डायमंड की 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखे थे हमने, उससे भी बहुत कम है, 1.9 to 2.3 ही है, इसलिए हल्का हल्का है ये. एंड ग्राफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट. बहुत से सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होता, कुछ सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाएगा. अब ग्राफाइट की यूजेस क्या है. ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स, यानी ऑयल जो हम गाड़ी के इंजन में डालते हैं, जो हमारे साइकिल के चेन को जो ऑयल लगाते हैं उसमें ग्राफाइट रहता है. ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स. ग्राफाइट के जो यूज़ है वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स में, यानी अपने सेल में देखेंगे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, यानी दंडी, ब्लैक कलर की दंडी रहती है उस सेल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो होती है. ग्राफाइट इज यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग. ग्राफाइट इज यूज इन पेंट्स एंड पॉलिश में भी यूज होता है. ग्राफाइट इज यूज इन आर्क लैम्प्स विच गिव्स अ वेरी ब्राइट लाइट. बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ब्राइट लाइट अगर चाहिए तो आर्क लैम्प यूज़ करते हैं, और आर्क लैम्प में ग्राफाइट यूज़ होता है. और थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, फुलेरिन. फुलेरिन एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर. फुलेरिन ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है. इट इज़ फाउंड इन सूट एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस. जो एकदम बारीक पार्टिकल होता है डस्ट का, वो है सूट पार्टिकल. जैसे कि धुआं, यानी धुआं अगर कोई चीज़ जलाया आपने, वो धुआं जाकर क्या हो जाता है, ऊपर दीवार को चिपक जाता है और दीवार काली काली हो जाती है, वो है सूट पार्टिकल. उसमें ये मिलता है. और इंटरस्टेलर स्पेस में भी मिलता है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलेरिन इज बकमिंस्टर्स फुलेरिन. सबसे पहला एग्जाम्पल इसका बकमिंस्टर फुलेरिन है, जिसका है C60 इसका नाम है. ठीक है, इसके एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है बड़ा, उसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 60, इसलिए इसका नाम है C60. और C60 अकेला ही नहीं है, तो C60, 70, 76, 82, 86 ये भी उसके कुछ एग्जाम्पल्स है. तो पहला है बकमिंस्टर फुलेरिन जो C60 है. दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज नेम फुलेरिन. अब इसका नाम फुलेरिन ही क्यों पड़ा, क्योंकि आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, इनके ऑनर में ये नाम पड़ा, क्योंकि रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर इन्होंने क्या किया था बताया गया, जियोडेसिक डोम इन्होंने एक डिज़ाइन किया था, जिसका डिज़ाइन ऐसा ही था. और वो टाइम पर ये स्ट्रक्चर इन्वेंट ही नहीं हुआ था, इसको किसने यानी डिस्कवर ही नहीं किया था, इसको किसने नया ढूंढा ही नहीं था. उसके पहले ही उन्होंने ऐसा डिज़ाइन दे दिया, तो वो फिर साइंटिस्ट लोगों ने उनको ऑनर में उनको मान सम्मान दिया, और उनके नाम से ही उनके सरनेम जो है फुलर, उसके हिसाब से उनको फुलेरिन नाम दिया. और बकमिंस्टर्स फुलेरिन ये जो पहला मिला था वो. हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मैली, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री का 1996 में, क्योंकि इन्होंने फुलेरिन का जो बकमिंस्टर फुलेरिन है वो 660 उसको डिस्कवर किया था. और ये बाकी के कुछ एग्जाम्पल है, C60, C70, 76, 82, 86. और इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस क्या है. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स. अब यह है बकी बॉल और यह है बकी ट्यूब. इस दो फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं. देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलेरिन. 30 से लेकर 900 कार्बन एटम तक रह सकते हैं फुलेरिन के एक मॉलिक्यूल में. जैसे कि 60 बोला था मैंने, C60 बकमिंस्टर फुलेरिन, वैसे ही टाइप में. फुलेरिन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन. अब ये फुलेरिन कुछ कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल भी है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड नाम का एक सॉल्वेंट है और क्लोरोबेंजीन सॉल्वेंट है. इसके यूजेस क्या है. फुलेरिन्स आर यूज एज इंसुलेटर्स. फुलेरिन या इंसुलेटर बोलकर यूज होते हैं. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, उसको इंसुलेटर बोला जाता है. फुलेरिन्स आर यूज एज अ कैटालिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन की स्पीड बढ़ाता है फुलेरिन, इसलिए उसको कैटालिस्ट बोलकर यूज करते हैं. एट अ सर्टन टेम्परेचर फुलेरिन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फुलेरिन ये क्या बताता है, सुपर कंडक्टिविटी बताता है. सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि फुलेरिन इंसुलेटर है, बट कुछ अलग टेम्परेचर अगर आपने कुछ मेंटेन किया, कुछ प्रेशर अप्लाई किया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी.
उसके बाद है नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। कोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन एटम की जो प्रॉपर अरेंजमेंट थी वो तो था क्रिस्टलाइन फॉर्म, अब यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहेगी, इसलिए तो इसको बोला क्या गया है नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। सबसे पहला है कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी है, और ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसके 4 टाइप है। फर्स्ट है पीट। फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब ये जो कोल फॉर्म होता है, यानी प्लांट, एनिमल या अगर मर गए और ज़मीन के अंदर गाढ़े जा चुके हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाते, हज़ारों साल बाद कोल बन जाते। तो पहले तो वो पीट बनते हैं कि पीट में 60% से कम अमाउंट है कार्बन का, और इसलिए ज़्यादा इसको अगर आपने जलाए तो इससे ज़्यादा हीट हमको नहीं मिलती। अगर पीट पर भी कुछ साल तक प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो बन जाता है लिग्नाइट। सो लिग्नाइट इज द सेकंड टाइप। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद पीट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट। और जो 60% से कम कार्बन था अब क्या बन गया है, 60 से 70% तक का कार्बन, और लिग्नाइट ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है इसकी बिटुमिनस। बिटुमिनस में 70 to 90% तक कार्बन है। लिग्नाइट पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद कुछ सालों बाद लिग्नाइट भी क्या बन जाता है, बिटुमिनस, और बिटुमिनस बनता है। फोर्थ टाइप लास्ट है एंथ्रासाइट। यह है प्योर फॉर्म है कोल का, इसमें 95% ऑफ कार्बन है और ये हार्ड पार्ट है। इसको दगड़ी कोळसा बोलते हैं मराठी में, है क्या नहीं, दगड़ी कोयला। तो ये इससे ये सब दगड़ी कोयला है, बट एंथ्रासाइड ये प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें 95% तक कार्बन है और ज़्यादा देर तक जलता है और बहुत अच्छी तरह से जलता है। उसके बाद है चारकोल। द चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स इज मेड फ्रॉम देयर बोन्स, हॉर्न्स एटसेट्रा। जो चारकोल मिलता है हमें एनिमल से, वो उनके बोन से या तो हॉर्न से हमें मिलता है। चारकोल जो प्लांट से मिलता है, ये वुड को अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में अगर बर्न करते हो, कंबशन करते हो, तो हमें चारकोल मिलता है। ठीक है। कोल के यूजेस क्या है? कोल इज यूज एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। होम्स में, फैक्ट्रीज में फ्यूल बोलकर उसको यूज़ करते कोयला। कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस और कोल टार। कोक मतलब जो घर में जो कोयला रहता है वो सबसे हल्के क्वालिटी का। कोल गैस जो कोल के गैस रहती है वो, यानी कोल में से जो गैस निकलेंगी। और कोल टार मतलब डांबर जो रोड पर हम डालते हैं जिससे रोड बनते काले वाले, तो ये कोल टार है। कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसके लिए कोल यूज़ होता है। उसके बाद है कोक। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड कोक। कोल को अगर आपने जलाया, उसमें से कोल गैस अगर निकल गई, तो जो पार्ट बचेगा वो है कोक। ओके, तो ये है साधा कोयला एकदम। ये बाकी के क्या है थे, यानी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये थे दगड़ी कोयला। अब ये कोक के यूज़ क्या है जो हम घर में जलाते हैं? इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल बोल के यूज़ होता है। कोक इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई केमिकल का पावर अगर कम करना होगा तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसके लिए कोक यूज़ करते हैं। कोक इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको वाटर गैस बोलेंगे। और प्रोड्यूसर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो इसके प्रोडक्शन के लिए कोक यूज़ करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट ये देखेंगे हम सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन